नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक न्यूज़ के बारे में जो जुड़ती है लूनार डिप्लोमेसी से। तो देखेंगे कि आखिर ये जो वर्ड है लूनार डिप्लोमेसी, ये क्यों चर्चा में है और ये क्यों कहा जा रहा है कि अब रूस की लूनार जो डिप्लोमेसी है वो एशिया के दो प्रतिद्वंदी या कहें तो एक दूसरे के दुश्मन भारत और चीन को करीब लाएगी। तो कैसे ये डिप्लोमेसी इन दो एशियाई प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के समीप लाएगी, ये डिप्लोमेसी है क्या, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ की चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ चर्चा में क्यों है। थोड़ा सा न्यूज़ को देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि चाइना विल मेक फ्रेंडशिप विद इंडिया ऑन द मून, Russia's lunar diplomacy will bring two enemies closer. Nuclear power plant on moon. Russia plans to set up a nuclear power plant on the moon. India and China can help him in this work. This will serve the interest of both. ये कहा जा रहा है कि चांद पर भारत के साथ अब दोस्ती करेगा चीन और रूस की जो लूनार डिप्लोमेसी है ये एशिया के दो बड़े दुश्मनों को लाएगी करीब। यही नहीं, ये कहा जा रहा है कि रूस की योजना चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की है और भारत और चीन इस काम में मदद करेंगे। इससे दोनों देशों के जो हित हैं, जो इंटरेस्ट है वो भी सधेंगे और इसके साथ दो एशिया के बड़े जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कह सकते हैं दुश्मन है, वो भी एक दूसरे के पास आएंगे। चलिए देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और इससे जुड़ी हुई बातें क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, चंद्रमा पर मानव बेस स्थापित करने की कोशिश में दुनिया की जो टॉप एजेंसीज हैं वो काफ़ी समय से लगी हुई है, इसके लिए प्रयासरत हैं। और कोल्ड वार के दौर में रूस और जो अमेरिका थे उनके बीच में स्पेस जैसी जो टेक्नोलॉजी है या स्पेस को लेकर कई सारी जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो लगातार बनी हुई रही है। और हाल ही में देखें तो वैसा ही कुछ मामला देखने को मिला है लूनार बेस को लेकर। रूस अपने इस बेस को बिजली मुहैया कराने के लिए चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की इच्छा जाहिर कर चुका है और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कार्य भी प्रारंभ कर चुका है। इसमें अगर बात करें यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार तो रूस के सरकारी न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन जो रोस्टोम है उसके जो प्रमुख एलेक्सी जो लिखासेव हैं, उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट में अब भारत और चीन दोनों देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। यही पूरा मामला है और इसमें अब थोड़ा सा हम देख लेंगे कि भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये स्पेस डिप्लोमेसी। अगर इस बात की चर्चा करें कि भारत के लिए ये जो डिप्लोमेसी है ये क्यों लूनार डिप्लोमेसी इतना महत्वपूर्ण है, तो इसमें अगर हम बात करें तो भारत के लिहाज से ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी अहम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि भारत की ये योजना है कि वो 2035 या 40 तक क्या है कि मानव मिशन चंद्रमा पर भेजे। और मानव मिशन ही नहीं भेजने का प्लान है बल्कि भारत का ये भी योजना है कि ये मून पर चंद्रमा पर अपना एक बेस भी बनाए। और इस कारण से अगर रूस के द्वारा इस तरह का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उससे जुड़कर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जो अनुभव है, इससे जुड़े हुए जो तकनीक है उनको प्राप्त करना चाहता है भारत, जिसका उपयोग अपने इन मानव मिशन या फिर कहें जो बेस बनाने का जो प्लान भारत के पास है उसमें ये उपयोग कर पाए। यही नहीं, भारत का ये भी कहना है कि चूंकि रूस के साथ भारत की जो नज़दीकियां हैं, जो संबंध हैं वो काफ़ी पुराने हैं और आज भी ये बने हुए हैं। इस कारण से भी भारत रूस की मदद करना चाहता है और भारत रूस की मदद नहीं करना चाहता है बल्कि अपने प्रतिद्वंदी चीन के साथ मिलकर बहुत सारा अनुभव भी प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वर्तमान में जो चीन है वो
तकनीक के क्षेत्र में भारत से कहीं आगे है और इस आगे होने के पीछे जो मूल कारण है उसको भारत समझना चाहता है और चीन के द्वारा जो तकनीक के क्षेत्र में प्रगति की गई है वे कैसे की गई है और वर्तमान में खास तौर पे जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें जुड़कर चीन और रूस के साथ भारत काम करते हुए बहुत सारा अनुभव या कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और जिसका उपयोग आने वाले अपने मिशनों में करना चाहता है। और इसी कारण से इसे एक तरह से स्पेस डिप्लोमेसी भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह की स्पेस डिप्लोमेसी में अगर भारत जुड़ता है तो इससे न एक तरफ से क्या होगा कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो चीन के साथ, रूस के साथ एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, बहुत सारा काम करेंगे, अनुभव शेयर करेंगे। चूंकि ये प्रोजेक्ट छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म का है, कह सकते हैं कि लंबे समय तक चलने वाला है। तो इस कारण से क्या है कि दोनों देशों के जो वैज्ञानिक हैं, जो अनुसंधान करता है, उनके बीच में बहुत सारे कह सकते हैं चीज़ें शेयर होंगी, जिससे क्या होगा कि आपसी जो संबंध है वो विकसित हो सकता है, चाहे वो ज्ञान के स्तर पे हो, चाहे वो संसाधन के स्तर पे हो या फिर अन्य स्तर पे हो। तो इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच में जो एक संबंध है जो लगातार कह सकते हैं कि एक दूसरे से प्रतिद्वंदी के स्तर पे विकसित होते जा रहा है, वो हो सकता है कि कम हो जाए और दोनों देश एक दूसरे के करीब आ जाए। तो इस कारण से ही कहा जा रहा है कि ये जो लूनर डिप्लोमेसी है ये दो प्रतिद्वंदियों को आपस में करीब लाएगी। तो ये बात कही गई है। इसके साथ अगर हम बात कर ले, जो दूसरा एक मुद्दा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर आखिर रूस की क्या योजना है, क्या प्लानिंग है इसको लेकर रूस की। तो इसमें अगर हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी कॉरपोरेशन जो रोस्टेम है उसके जो चीफ हैं, कौन है, एलेक्सी जो लिखाचेव हैं, उनका ये कहना है। और ख़ास तौर पे उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक जो फोरम है उसकी एक समिट में, एक सम्मेलन में बोलते हुए ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी के साथ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संचालित हो रहा है, इसमें दुनिया के कई सारे देश पहले से ही शामिल हैं। तो यही कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी के साथ क्या है कि इस प्रोजेक्ट में अब भारत और चीन दोनों ने जुड़ने की दिलचस्पी दिखाई है। और ये भी कहना है रूस का कि भारत और चीन किसी भी कीमत पर इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं। और रूस की जो स्पेस एजेंसी जो रोसकोसमोस है, इसने मई में ही ये ऐलान कर दिया था कि इस लूनर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अब काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ अगर बात करें, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को धरती पर क्या किया जाएगा कि तैयार किया जाएगा, इससे संबंधित जितनी गतिविधियां हैं वो अर्थ पे की जाएंगी, पृथ्वी की सतह पर की जाएंगी। यानी मूल रूप से जो रूस है और रूस के साथ जो उसके सहयोगी देश है वहां पर इस न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो संपादित किए जाएंगे। और फिर ये जो टूल्स है इनको ले जाकर मून पर असेंबल्ड किया जाएगा और वहां पर मून पर जो बेस है उसे एनर्जी प्रदान किया जाएगा, जिस पर रूस पहले से ही क्या है कि कह सकते हैं कि रूस तो पहले से जुड़ा है, उसके साथ चीन काम कर रहा है और अब इसमें भारत भी जुड़ जाएगा। और इस तरह से क्या है कि जो रूसी प्रोजेक्ट है इसके जरिए मून पर इस बेस के लिए क्या है कि आधे से अधिक कह सकते हैं कि बिजली प्रदान की जाएगी। और इस तरह से क्या है कि ये रूस की योजना है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण और प्रश्न उठता है कि इस डिप्लोमेसी के बाद भारत को क्या मिलेगा बेनिफिट्स, ये भी थोड़ा सा हम देखते हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो ये जो स्पेस डिप्लोमेसी कहा जा रहा है कि आखिर इस स्पेस डिप्लोमेसी को लेकर भारत की क्या योजना है। तो देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत अमेरिका और रूस के बीच में अभी तक बैलेंस बनाने में कामयाब रहा है और भारत आगे भी यही चाहता है कि उसके जो संबंध है वो एक तरफ रूस से भी अच्छे बने हों और दूसरे तरफ क्या है कि अमेरिका से भी अच्छे बने हों। और यही कारण है कि देखें तो भारत एक तरफ गगनयान मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेज रहा है ताकि इससे जुड़े हुए अनुभव भारत प्राप्त कर सके। तो दूसरी तरफ भारत रूस के इस प्रोजेक्ट में चीन के साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं पर भी विचार कर रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि कोई ये कह पाए कि जो भारत है वो अमेरिका के साथ ही मिलकर अपने संबंधों को विकसित कर रहा है या उसके साथ ही मिलकर विभिन्न प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये नहीं, भारत का ये अप्रोच है कि वो विश्व की जितनी भी बड़ी महाशक्तियाँ हैं या अलग अलग क्षेत्रों में कह सकते हैं कि एक खास मुकाम
पर पहुंच चुके जो देश हैं उनके साथ मिलकर कई सारे क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करते हुए कहें तो विश्व में अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रहा है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे तैयार होगा रूस का यह रिएक्टर। तो बात करें तो चीन और रूस ने वर्ष 2021 में संयुक्त रूप से चंद्रमा पर बेस बनाने की घोषणा की थी। इसे इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर कहा गया था। और यही नहीं, रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोसमोस, इसके अनुसार इस रिएक्टर के निर्माण में साइंटिस्ट सीधे तौर पे शामिल नहीं होंगे, ये अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल होंगे। और इसका ये भी कहना था कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जो भी काम होगा वो ऑटोनॉमसली तरीके से किया जाएगा। इसके द्वारा अगर बात करें तो रोसकोसमोस का ये भी कहना था कि इस मानव बेस का जो निर्माण है ये वर्ष 2035 से 2045 के बीच शुरू होगा। ये बात कही गई थी इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, चूंकि ये पूरा मामला क्या है कि लूनार डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पेस डिप्लोमेसी के द्वारा ही भारत और चीन एक दूसरे के करीब आएंगे। तो देख लेते हैं कि आखिर डिप्लोमेसी होती क्या है। थोड़ा सा कूटनीति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में देखें तो जो विभिन्न देश हैं, जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं या किसी व्यक्ति की बात करें तो वो अलग अलग पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर कह सकते हैं कि प्रभाव स्थापित करने का कोशिश करता है। जैसे अगर देखें तो बहुत सारे देश हैं जो हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्मार्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे देश हैं, जैसे अगर बात करें जो रूस है वो सीधे क्या है कि हार्ड पावर का इस्तेमाल यूक्रेन के ऊपर करता है, इजराइल है वो फिलिस्तीन के ऊपर करता है। वैसे ही कई सारे मुद्दे हैं जहां पर देखा जाए तो इकोनॉमी है या फिर टूरिज्म है, एजुकेशन है, इसका उपयोग करते हुए कोई देश दूसरे के ऊपर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। इसमें भी कुछ ऐसे देश होते हैं जो दोनों पावर का इस्तेमाल करते हुए, जैसे भारत की बात करें तो भारत पाकिस्तान के ऊपर क्या है कि स्मार्ट पावर का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसमें एक तरफ वो पाकिस्तान के ऊपर हार्ड पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर दबाव स्थापित करता है, वहीं क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव स्थापित करता है। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग देश या जो समूह है वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह की रणनीति अपनाते हुए इस प्रकार के प्रभाव स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा कूटनीति को डिफाइन करने का प्रयास करें तो जो कूटनीति है एक खास प्रकार की कला है, विज्ञान है या एक साधन है, एक टूल्स है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र, समूह या कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने तथा शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक या कहें सांस्कृतिक संबंधों के साथ क्या है कि वैज्ञानिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यों का संचालन करता है। यही नहीं, इस संचालन के लिए वो विभिन्न उपकरणों का भी उपयोग करता है, विभिन्न तरीकों का उपयोग करता है, जिसमें देखें तो द्विपक्षीय तरीके हो सकते हैं, सार्वजनिक तरीके हो सकते हैं, बहुपक्षीय तरीके हो सकते हैं, इसमें मेटावर्स कूटनीति भी हो सकती है, विकास हो सकता है, साइबर कूटनीति हो सकती है, इसमें देखें तो विज्ञान हो सकता है, जलवायु कूटनीति हो सकती है, शिक्षा कूटनीति हो सकती है, खेल कूटनीति हो सकती है और इसी में से एक आता है कूटनीति जिसे हम स्पेस कूटनीति कहते हैं, यानी अंतरिक्ष कूटनीति कहते हैं, जिसका उपयोग इस समय भारत और चीन कर रहे हैं और जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब जो भारत और चीन है ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर अंतरिक्ष कूटनीति यानी स्पेस जो डिप्लोमेसी है ये क्या होता है। तो देखिए, अंतरिक्ष कूटनीति में विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल किया जाता है। यही नहीं, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जो उद्देश्य हैं विशेष रूप से वैश्विक जो दक्षिण में कृषि, जल संसाधन प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, दूर संचार, टेलीमेडिसिन और कहें तो शिक्षा के लिए जो रिमोट सेंसिंग तकनीक है इसका खास तौर पे इसमें इस मुद्दों को शामिल किया जाता है। अंतरिक्ष के जो दोहरे उपयोग हैं और जो रणनीति
प्रकृति है उसके कारण क्या है कि अंतरिक्ष संबंध में सहयोग, शांतिपूर्ण उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए इस अंतरिक्ष कूटनीति का उपयोग किया जाता है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य समझौतों में भी खास तौर पे इस अंतरिक्ष कूटनीति का उपयोग करते हुए ये कोशिश किया जाता है कि किन्हीं भी दो देशों, किन्हीं भी समूहों या किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है वो पहले से और विकसित हों, प्रगाढ़ हों और मजबूत हों। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये लूनार जो डिप्लोमेसी है ये आखिर है क्या, इस मुद्दा को समझा और इसके साथ ये भी देखा कि क्यों कहा जा रहा है कि भारत और रूस इस स्पेस डिप्लोमेसी के द्वारा एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो ये आज का मुद्दा था जिससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।